हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक मॉडर्न है और साहित्यकार हैं, चिंतक हैं और समाज सेवी हैं। आप हैं सुश्री ईशा भारद्वाज जी। ईशा भारद्वाज जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सर आपका और ट्रू मीडिया का भी। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपकी ओर कि आपकी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई और कहां से शुरू हुई और किन किन बातों ने आपको प्रेरित किया? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन की शुरुआत, मेरी जो जन्मस्थली है वो भरतपुर है और मैं बरसाने की बहू हूँ। और रही बात मेरे जीवन की शुरुआत की, मैं शुरू से ही आत्मविश्वासी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वयं में जीना, खुद में जीना। तो इस तरह से मेरी कहते हैं जन्मस्थली भरतपुर रही है, तो मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई है। और मेरे जो माता पिता हैं वो दोनों शिक्षा में रहे हैं और दोनों प्रिंसिपल हैं अब, और फिलहाल रिटायर्ड हो चुके हैं। और मेरे जो भाई बहन हैं वो बहुत बढ़िया है, मैं उनके संग में बहुत मस्ती करती हूँ। उनमें मेरी एक छोटी बहन है और छोटा भाई है। जैसा कि आपने बताया कि आप परिवार के साथ बहुत मस्ती करते हैं, क्या परिवार वाले, आपकी जो छोटी बहन है वो भी मस्ती करते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल। कहते हैं कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। उसकी भी शादी हो गई है और मैं भी, मेरी भी शादी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कि चाहे पारिवारिक परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन हम दोनों अपनी मौज मस्ती करना नहीं छोड़ते। हम बहुत आनंद में रहते हैं। क्या बात है। हमारी कम से कम अगर दिन में एक बार कॉल हो जाती है, कम से कम हम लोग बात करते हैं 3-3, 4-4 घंटे हमारी बात यूं ही हो जाती है। वाह वाह वाह, ये कहें कि आप अपने परिवार के साथ जीते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने परिवार के साथ जीती हूँ। मेरा जो जीवन का एक ध्येय समझ लीजिए, या मेरा एक फंडा कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो मेरा है कि परिवार के साथ मौज मस्ती करना और अपने में रहना मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। ईशा जी, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप बरसाने की बहू हैं। जी बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि बरसाने में होली के मौके पर जो महिलाएं होती हैं पुरुषों को लठ मार होली खेलती हैं। जी। और खूब मन से दबा के उन्हें लठ मारती हैं, चाहे वो लठ कहीं भी लगे। और जो पुरुष होते हैं वो अपने लठ का बचाव करते हैं, अपने जो अस्त्र शस्त्र जो भी होते हैं, ढाल होती है, वो जो पल होते हैं, क्या आपने कभी जिए हैं? अगर आपने जिए हैं तो आपने अपनी खुन्नस किस पे निकाली? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल मुझसे पूछा है। सच में ये जो होली है ये बहुत ही प्यारी होती है। और मेरे क्या है, बहुत ही प्यारा सा एक, आप समझ लीजिए कि हमारे कृष्ण वाला ही एक हमारे घर का माहौल है। कृष्ण में माहौल है, राधा में माहौल है। वो ऐसे कि जो मेरी ननद हैं वो नंदगांव में उनकी शादी हुई है, यानी वो वहां ब्याही हैं, और मेरी शादी हुई है बरसाने में। तो ऐसे करके मुझे बरसाने का भी पूरा आनंद ले पाती हूँ मैं, और साथ में नंदगांव का भी। तो क्या होता है, नंदगांव से खेलने के लिए आते हैं बरसाने में होली। और हमारे जो जीजा जी हैं वो नंदगांव के गोस्वामी हैं, यानी कि क्या होता है, इसमें एक रिचुअल होता है कि जो गोस्वामी के परिवार होते हैं वो लोग वहां जाकर के होली खेलते हैं। तो हमें भी ऐसा एक मौका मिला है और बहुत सुंदर अपना लहंगा पहनते। कोई ये नहीं सोचता कि हमारी शादी का लहंगा खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, क्योंकि मैं बरसाने की बहू हूँ, घूंघट मेरी हमारे वहां की एक बहुत प्यारी सी प्रथा है, परंपरा है। प्रथा तो बोलना सही नहीं होगा, सही बोला आपने, परंपरा है। और मुझे उस परंपरा में जीना बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत ही प्यारा सा एहसास है घूंघट में रहना भी। तो घूंघट में रहते हैं तो ये भी नहीं पता लगता है कि कौन सी बहू है और क्या है। जो जानते हैं बस उन्हीं को पता होता है। फुल आनंद में होता है और खूब आराम से, सच में अपनी पूरी जो कहते हैं ना खुंदक बोलते हैं, अच्छे से निकाली जाती है। खूब जोर से लठ मारा जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हम हल्के से मारे, किसी को लगेगी या नहीं लगेगी। और जो बचाव करने वाले हैं वो बचाव करते हैं। तो ऐसे करके हमारे नंदोई हैं, उनके साथ में हमने इस तरह से। तो हम ये कहें कि उस होली पर जब आपने लठ मारी खेली थी तो आपने अपने बहनोई पे खुन्नस निकाली? खुन्नस तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, आपके शब्दों में चलो मान लेती हूँ। खुन्नस अपनी जो आनंद निकाला था, मैं खुन्नस नहीं कहूंगी, आनंद किया, बहुत आनंद। वाह वाह। तो क्या और भी ऐसी प्रथा होती है कि ये खेल या ये परंपरा पूरी होने के बाद शाम को भोजन जब करते हैं तो पुरुष पक्ष ये कहता है कि आपने मेरे कंधा तोड़ दिया, आपने मेरा कान तोड़ दिया, या आप लोग कहते हैं कि मैंने धीरे से मारा इसलिए बच गए? ऐसी भी कुछ चर्चाएं होती हैं?
देखिए, चर्चा की बात तो ऐसी है, पहली बात तो मैंने जैसा कि आपको बताया, हम घूंघट में होते हैं तो ऐसे पता भी नहीं लगता है किसने किसको मारा है, लेकिन ये तो पता है कि मारा तो है। तो एक बहुत ही प्यारी सी प्रथा है, वो मेरे मायके में भी होती है, वो क्योंकि मेरा मायका वैसे राजस्थान है, लेकिन वहां पे होली दूसरे तरह की होती है, लेकिन शाम की जो प्रथा होती है वो मेरे मायके की और मेरे ससुराल की एक जैसी है, बड़ी प्यारी है। कि जो नंदोई होते हैं वो बहुत सारी मिठाइयां लेकर आते हैं और वो एक तरह से छोटी सी क्षमा मांग लीजिए कि हमने आपके साथ होली खेली है, या उसका प्रेम मान लीजिए, एक बहुत प्यारा सा एक प्रेम का प्रतीकात्मक एक रूप होता है। उस तरीके से वो मिठाई लेकर के आते हैं और वो मिठाई हमें दी जाती है और बहुत आनंद के साथ हम भी खाना बनाते हैं, उन्हें भोजन परोसते हैं, सारा परिवार एक साथ बैठता है और भोजन करता है। वाह वाह ईशा जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। जैसा आपने बताया कि ये परंपरा है, आपके जयपुर में भी होती है और बरसाने में भी होती है और मथुरा में भी होती है। कभी दूसरी होली या तीसरी होली के बावजूद बाद में आपने अपने जो जहाँ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो वहां भी अगर आपका मन हुआ होली पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए, तो वो किसके ऊपर उतारते हैं? देखिए, खुन्नस की बात तो ऐसी है कि होली एक वैसा ही पारिवारिक एक बहुत प्यारा सा ये त्योहार है जिसमें सारा परिवार बहुत प्रेम से रहता है। और रही बात बरसाने की, तो जिस दिन होली होती है उस दिन हमारे पति कहाँ होते हैं हमें नहीं पता होता। अच्छा। क्योंकि बाहर के हुलैरिया आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनके साथ में हमारे पतिदेव होली खेलने के जाते हैं क्योंकि वो होली के होली आ रहे हैं। और रही बात हमारी, हम बहुएं बस लठमार होली खेलने के बाद अपने घर आती हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाती हैं और जब सब थके मांदे आते हैं हमारे यहाँ पे और हम उनको इस तरह से भोजन कराते हैं, तो खुन्नक की तो कोई बात नहीं है, बहुत प्रेम की बात है और बहुत आनंद के साथ हम ये त्योहार मनाते हैं। और ये विशेष त्योहार है हमारे राजस्थान में भी और हमारे एक और जानकारी ईशा जी आपसे लेना चाहेंगे कि ज्यादातर होली पर युवा वर्ग कहें या और अन्य वर्ग कहें, एक नशे का प्रयोग करते हैं। जी। हालांकि ये मौका नहीं है इन सब बातों का, लेकिन जब चर्चा हो रही है तो हम बातचीत करते हैं। बिल्कुल। होली के मौके पर मेल हो या फीमेल हो या युवा हो, कोई नशा, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे भांग का हो या अन्य हो, वो प्रयोग करते हैं। तो क्या ऐसी परंपरा क्या मथुरा या बरसाने में भी है कि लोग नशा करके हुलियारी करते हैं? देखिए, नशे की तो आवश्यकता है ही नहीं, सच बताऊं तो जी। आपके अंदर यदि आनंद है तो आपको नशे की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, बिन पिए शराबी, है ना। तो वो एक इस तरह की सी, आप मान के चलिए, शराबी और शराब वर्ड शब्द तो कहते हैं कि वैसे भी ये जो क्योंकि ये भक्ति से संबंधित है होली, तो इसमें इन चीजों का तो होना वर्जित ही है। और रही बात जो करते हैं, देखिए उनके लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आनंद की आवश्यकता होती है जो भरपूर होता है। हमारे बरसाने में और हमारे मायके में खूब आनंद के साथ करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर से जो प्रेम का जो नशा है ना, वो ही इतना पर्याप्त है कि आवश्यकता ही नहीं है किसी और नशे की। वाह 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 ईशा जी, एक और प्रश्न आपकी तरफ हम देते हैं कि जैसा कि आप एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, मॉडर्न हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, बेटी हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी आप करती रहती हैं और अलग अलग क्षेत्र में, और हाँ, एक विद्यालय की प्राचार्या भी हैं आप। तो ये सब कुछ आप कैसे मेंटेन कर लेते हैं, कहाँ से? क्योंकि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं, तो ये सब कैसे मेंटेन करते हैं, कहाँ से एक्स्ट्रा समय लाते हैं? देखिए सर, अगर आप ये वाली बात करें तो इसमें एक शब्द होता है विश्वास जी, और मैं अपने अंदर विश्वास रखती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही सारा ब्रह्मांड है जी। तो ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं है, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो एक ही में तो समाया हुआ है। तो मैं स्वयं को ब्रह्मांड समझती हूँ और मैं वो हर चीज करना चाहती हूँ जो मेरे लिए अच्छी हो, जो मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मैं इसी विश्वास के साथ में अपनी सारी चीजें करना पसंद करती हूँ। मैं घूंघट में रहना भी पसंद करती हूँ, तो मैं हाई हील पहनना भी पसंद करती हूँ। मैं यदि अपने परिवार को संजो के रखना पसंद करती हूँ तो मैं अकेले सोलो ट्रेवल पे भी जाना पसंद करती हूँ। तो मैं अगर घर को संभालना पसंद करती हूँ तो मैं समाज के 36 कार्य करना भी पसंद करती हूँ। इसी वजह से जितने भी कार्य हैं, मैं अपने विश्वास के ऊपर कि मैं ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि, ये सोच करके मैं सारा आराम से काम कर लेती हूँ। मुझे कोई कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए समय कम है। सबसे बड़ी बात सर, 24 घंटे हैं जी जी,
24 घंटे हैं आपके पास, पूरा दिन और रात है, बस बात यहाँ की है। अगर आपने इसको अपने हिसाब से चला लिया, उस पर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो आप मान के चलिए ऐसा कोई काम नहीं है जो इन 24 घंटों के अंदर नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। ईशा जी, एक और प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि आपके भीतर ब्रह्म है, अब ब्रह्मास्मि आप महसूस करती हैं, तो जो उस ब्रह्मास्मि की जो मालकिन है, उनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप एक हील वाली मॉडर्न महिला और एक घूंघट वाली एक बहू, ये दोनों कैसे मेंटेन करती हैं? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जो मॉडल या मॉडर्न महिलाएं होती हैं, हिल वाली महिलाएं होती हैं, वही एटमॉस्फेयर में रहना चाहती हैं, वही घर में भी वातावरण बनाती हैं। लेकिन यहाँ आप एक बड़े बड़े घूंघट, लंबे घूंघट में भी अपने ससुराल में, अपने परिवार में, कहीं रिश्तेदारी में जाती है तब भी आप उसे मेंटेन करती हैं। तो क्या, कैसे तालमेल करती हैं? ये आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं तो जीन्स में रहती हूँ, टॉप में रहती हूँ, मैं साड़ी में या घूंघट में क्यों रहूं? ये सब फीलिंग कैसे आपके अंदर बनती है, कैसे कर पाती है? जी, बहुत ही प्यारा आपने मुझसे प्रश्न पूछा जी, और मैं सच में इस प्रश्न का उत्तर बड़े तसल्ली से देना चाहूंगी। जी जरूर जरूर, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए तसल्ली चाहिए होती है जी, पेशेंस जिसे बोलते हैं, धैर्य। तो एक तो धैर्य तो है ही, उसके साथ में मुझे घूंघट करना उतना ही प्यारा लगता है जितना प्यारा मुझे हील पहनना लगता है। वाह। आप शायद विश्वास ना करें, या हो सकता है करते भी हों, आपको पता होगा कि बरसाने का क्या रीति रिवाज है, क्या वहां के रिवाज है। तो वहां के एक बहुत प्यारे रिवाजों में से एक है घूंघट। इसको परंपरा बोलेंगे, है ना, संस्कार तो संस्कार बोलेंगे, है ना। ये हमारी, और मैं चाहती हूँ कि ये प्रथा कम से कम इच्छा अनुरूप होनी चाहिए, किसी पे थोपी ना जाए। तो मुझे, मेरी इच्छा में ही है ये चीज। तो जब मैं जाती थी और मैं जब घूंघट में निकलती थी, मुझे बड़ा आनंद आता था। सबसे पहला तो ये लगता था, देखो लोग हमें देखने के लिए कितने ललायत हैं, ये उसकी बहू आई है, ये उसकी बहू आई है, एक चर्चा बनी रहती है और वो माहौल बहुत प्यारा होता है। उसके अलावा हमारे गांव में एक और प्रथा है, पैरों को हाथों से ऐसे दबाने की। मैं जब पैरों से हाथों को अपनी सास या जेठानी या उनको दबाने की? जी नहीं, आपको जो भी रास्ते में चलते हुए जिन्हें हम जानते हैं, अच्छा, कोई भी मिलती हैं, उनके पैरों को दबाने की। और जो पुरुष लोग हैं, उनके पैरों को दूर से टच करने की, दूर से ही, उनको स्पर्श नहीं करना होता। अच्छा। तो ये एक इतनी सुंदर चीज है ना, इसको अगर आप गहराई से सोचे ना तो बड़ा आनंद आएगा। मैं उस आनंद को जीती हूँ। तो जब मैं गांव जाती हूँ, मैं इतना लंबा घूंघट करती हूँ और मुझे जो भी मेरे रिश्तेदार मिलते हैं या जो भी मैं उनके पैरों को जब मैं ऐसे दबाती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज नहीं होती कि अरे मैं अपने गांव के ये चीज कर रही हूँ, नहीं मैं मॉडर्न हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं मेरी इसमें विचार थोड़े से हटके हो जाते हैं कि क्या हो गया, पैर दबाने से मेरी उंगलियां पतली हो जाएंगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, है ना, शरीर थोड़ा झुकेगा तो पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं थोड़ा इस तरह की वो लेकर के। और सबसे बड़ी बात, जब आपको लोग आशीर्वाद देते हैं ना, उसका जो फल है, सच में मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा बड़े बुजुर्गों की तुम सेवा करो, सेवा करे सो मेवा पावे। तो मैं वो मेवा महसूस करती हूँ, मुझे वो मेवा सच में मिलता है और ऐसा नहीं है, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। रही बात हील की, जैसा देश वैसा भेष, मैं इसमें बहुत विश्वास करती हूँ। और जब आप इस चीज को विश्वास करके चलते हैं ना, तो आपके अंदर ना एक अलग तरह का एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, गुड फीलिंग होती है, बहुत गुड फीलिंग होती है, क्योंकि आपको अंदर ये लगता है आप सब कुछ कर सकते हो। एक अलग तरह का एक गर्व महसूस होता है कि मैं वो स्त्री हूं जो, क्योंकि स्त्रियों को कहा भी जाता है कि स्त्रियां हर वो चीज कर सकती हैं जो इस समाज के लिए, जो अपने लिए अच्छी है। तो मैं वो चीज करती हूँ। मैं हील में जैसा देश वैसा भी, जहां मेरे को हील पहननी होती है, जहां मेरे को शॉर्ट्स पहनने होते हैं, वहां मैं पहनती हूँ और आनंद से पहनती हूँ, आनंद से घूंघट करती हूँ और आनंद से हील में भी। तो मुझे घूंघट और हील ये दोनों में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद है मेरे संस्कारों में बंधे रह करके उस आसमान से भी परे उड़ना, और मैं उड़ती हूँ। वाह 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 वाह। ईशा जी, आप ऐसा करके, ऐसा महसूस करके दो कुलों की इज्जत बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, अपने मायके की और अपने ससुराल जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के जो है
संस्कार की पता लगता है कि आपको वहाँ के संस्कार कैसे हैं और यहाँ कैसे मिले। जी, ऐसा करके अगर आप मुझे बोले तो एक वाकया है मेरे पास। जी जरूर जरूर साझा करें। हाँ, मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी कि हम कहीं घूमने गए थे, तो मैंने जीन्स पहना हुआ था, बूट पहने हुए थे, एकदम अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास सा मैंने अपना टॉप पहना हुआ था, और हमें वहीं से हमारे ससुराल जाना था। जी। मेरे साथ में मेरे भांजा और भांजी थे, तो वो बोले अब मामी अब आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा बेटा डोंट वरी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप कहीं ऐसी जगह पे रोकिए जहां मैं थोड़ा सा चेंज कर सकूं। जी। मैंने साड़ी ली, जीन्स के ऊपर साड़ी डाली, बूट्स के ऊपर साड़ी डाली, लंबा घूंघट किया और अपने ससुराल पहुंच गई। वाह वाह। और जो मुझे करने हैं, लंबा घूंघट किया और पैरों को सबके दबाया, सबसे आशीर्वाद भी लिया और मन भी प्रसन्न, और अपने आप में एक अपनी अंतरात्मा को एक बहुत अच्छी सी आवाज मैंने दी कि ईशा तू सब कुछ कर सकती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ईशा जी हम आगे चलते हैं कि हाल ही में आपको मिसेज इंडिया 2025 और सबसे स्मार्टफोन जैसी प्रतिष्ठित मंचों से सम्मानित किया गया। ये सम्मान में आपका जो अनुभव कैसा रहा? जो आपके सर पर जो ताज है ये आप अभी हाल ही में आपको प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत ट्रू मीडिया परिवार की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये अनुभव आपको कैसा लगा, कैसे फील हुआ, वो भी हमारे दर्शकों को साझा करें। जी जी बिल्कुल, और आपने ये समझ लिया मेरे दिल की बात छेड़ दी है, क्योंकि ये जो क्राउन है ना, जब किसी कहते ना ये किसी स्त्री के जब ये सर पे सजता है तो उसके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। मैं अंदर से आप ये समझिए इतनी भावुक हो रही हूँ ये बताते हुए। जब कोई एक ऐसा मंच आपको मिलता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हो, और लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए आए, और जब आप वहां पे अपना आत्मविश्वास बिखेरें, जब वहां पे अपनी जो संस्कृति है उसको बिखेरें, और साथ में आप वो भी बिखेरें कि आप अंदर से क्या हैं, आप कितनी मॉडर्न हैं, आप हील भी मैनेज कर पा रही हैं, आप अपने संस्कार भी मैनेज कर पा रही हैं, तो वो दिखाने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है जो ये रैंप पे पहुंच जाते हैं और रैंक वॉक हम करते हैं। हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम ही से प्रेरित होकर के पूछे जाते हैं। क्या बात? हमसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के, तो हम यही बताते हैं कि सबसे हम आत्मविश्वास से इतने लवरेज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस हम हैं और जो सामने बैठा है वो कोई कुछ भी नहीं है। जब उस आत्मविश्वास के साथ में वहां जाते हैं तो और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो वो चीज है, वो आपको एक अलग तरह की दुनिया में ले जाता है और अपने आप में ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो वो बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। और क्योंकि मुझे उसमें 2 खिताब भी मुझे मिले थे कि मोस्ट कॉन्फिडेंट और साथ में टैलेंटेड और मिसेज इंडिया 2025 शो स्टॉपर। तो ये मिलना मेरे लिए सच में बहुत ही गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वहां पे मैं अपना जो मोटिव लेकर गई थी वो यही लेकर गई थी, ये बताने के लिए कि ऐसा कभी ना सोचें कि आप अपने सिर्फ संस्कारों में बंधे रह जाते हो तो आप कोई पुराने जमाने में चले जाते हो। ऐसा नहीं है। आप यदि संस्कारों में बंधे रह करके आप इस आसमान तक उड़ते हैं, उस आत्मविश्वास को अगर आप धारण करते हैं, तो आपसे ज्यादा मॉडर्न इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको मोस्ट कॉन्फिडेंट और मोस्ट टैलेंटेड जैसे खिताब प्राप्त हुए हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के महत्वपूर्ण जो आपको खिताब मिले हैं, इनके पीछे आपका संघर्ष तो है ही, इसके अलावा आपके परिवार में आपके पति का, सास का या माता पिता का भी क्या संघर्ष या सहयोग रहा? जी जी जी, ये आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा। जी देखिए, मैं चाहे इस पेजेंट में गई, चाहे मैं सबसे स्मार्टफोन में गई, देखिए सबसे बड़ी बात होती है परिवार का सपोर्ट। देखिए वो अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता है। जी जी जी। एक शादी के बाद में एक जो स्त्री होती है, एक महिला होती है, यदि उसको अपने पति से सपोर्ट ना मिले तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी तरह की समस्याओं को नहीं देखा है। जो समस्याएं जो सारी स्त्रियां, जो सारी महिलाएं झेलती हैं, वो मैंने भी झेली हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद पर विश्वास किया और दूसरा मैंने धैर्य रखा। जब मैंने वो धैर्य रखा तो लोगों को समझ में आया कि मैं असल में हूं क्या। मैं सिर्फ एक घर में रह करके सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत सारी काबिलियत है। धीरे धीरे मैंने उनको समझाया। जब उन्होंने ये सारी चीजें समझी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ना सिर्फ मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे सास ससुर ने भी सपोर्ट किया। और मैं वहां पर जहां भी जाती हूँ ये बात जरूर कहती हूँ, मुझे मेरे सास ससुर के साथ रहना
बहुत पसंद है। मैं ये कभी नहीं कहना पसंद करूंगी कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं। क्या बात तो है। मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहती हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने सपोर्ट किया। वो बात अलग है कि समस्याएं आती हैं, लेकिन मैंने उस समस्या को बड़े हल्के में लेकर के हल्के में उड़ा दिया। वाह वाह। सारा वही वाली बात है, दिमाग की बात है, आपके यहाँ पे है, आप क्या सोचते हैं। जी जी जी, बस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं जी। और हम श्रोताओं का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि जो इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां सुन रहे हैं, बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि रैंप पे चलना हर महिला का एक सपना होता है और वो सपना आपका प्राप्त हुआ। बिल्कुल, ये सपना प्राप्त हुआ, इसके अलावा भी कोई और सपना है जो आपका अभी अधूरा है? उस बारे में भी हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल सर, आपने ये तो कहते हैं ना, दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया है मेरे। जी जी। क्योंकि मेरा सच में सपना है, मैं विश्व विजयी बनना चाहती हूँ। वाह वाह। विश्व विजयी का मतलब ये है, ये नहीं कि मैं कोई योद्धा बनना चाहती हूँ। मैं एक्चुअल में हूँ तो योद्धा ही, हम सभी योद्धा हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी बनूं कि मुझे विश्व स्तर पर सब जाने, और मैं वो हर चीज, अच्छी चीज करना पसंद करूंगी जो मेरे लिए अच्छी हो, मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए अच्छी हो। तो मैं विश्व विजेता बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया मुझे जाने, और वो सपना अभी मेरा बाकी है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। हो सकता है जल्दी ही आपको कुछ मैं अच्छा भी करके दिखाऊं। ये मेरा विश्वास है मेरे लिए, मैं इस मंच पे ये बोलकर जा रही हूँ। वाह वाह वाह। ट्रू मीडिया समूह की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप अपने सपने साकार करें, अपने गंतव्य तक पहुंचे। जी बिल्कुल। ईशा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आपने, हमारी बातचीत चल रही है, हमारे दर्शक इस बात को मान रहे हैं कि आप रैंप पर भी चलती हैं, मंच भी साझा करती हैं और कक्षाएं भी लेती हैं और एक विद्यालय की प्राचार्या भी हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इन सब बातों में सबसे ज्यादा आपकी आत्मा कहाँ जुड़ी रहती है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करता आया है जी। इसके अलावा मैं खुद भी प्राचार्य हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जी। वो भी अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक जगह नहीं टिकी हूँ। मैं जहां होती हूँ मैं वहीं की होती हूँ। यदि मैं अपने विद्यालय में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने स्टाफ के साथ हूँ, तो और या फिर उन पेरेंट्स के साथ हूँ जो माता पिता वहां आते हैं जी, तो मैं वहीं की हूँ। और यदि मैं रैंप पे हूँ तो मैं सिर्फ रैंप पे हूँ, यानी मैं टोटली डेडिकेटेड रहती हूँ अपने उस हर काम के लिए जो मुझे करना होता है। तो मेरे लिए वो कक्षा भी उतना ही मायने रखनी है जितना मेरा स्वयं के लिए एक रैंप पे वॉक करना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ईशा जी, हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप प्राचार्य हैं और बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ में आपका ज्यादातर समय बीतता है, कोई ऐसा वाक्य है जो आपके छात्र छात्राओं के बीच में घटना घटी हो, या कोई वाक्य आपके सामने आया हो जिसने आपको निशब्द कर दिया हो? कोई ऐसा वाक्य हमारे दर्शकों से साझा करें। आपने पूछा, मैंने उसका विजन लिया और मेरे गूज बम्स आ रहे हैं ये बताते हुए, क्योंकि सच में एक बहुत ही प्यारा एहसास जुड़ा हुआ है इस चीज के लिए। एक बहुत प्यारी याद है कि मैं जब टीचर्स डे हुआ था तो वहां पे सब टीचर ऐसे, ये टीचर बन गई, वो बच्चा वो टीचर बन गया, तो वहां पे एक बच्ची, वो मैं बनी थी। क्या मेरा छात्रा बनी थी? नहीं, मेरा रूप लिया था उसने। बच्चे रूप लेते हैं ना, एक प्राचार्य बनी थी। हाँ, वो प्राचार्य बनी थी जी जी। उस बच्ची ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी सुबह से। क्या बात है। मैं भावुक हो रही हूँ उस बच्ची के लिए। उस बच्ची ने सुबह से लेकर के और अगले दिन तक चप्पल नहीं पहनी थी सर, उस बच्ची ने। तो ये सोचिए, एक प्राचार्य के लिए इससे भावुक पल और इससे यादगार पल क्या ही होगा। मतलब मैं निशब्द रह गई। मैं उस बच्ची से ये भी नहीं, मैंने बस पूछा, बेटा ये क्यों? मैडम, मैं आप बनी हूं ना, तो मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। मैंने कहा, बेटा, मैडम पता है मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा, बेटा ये नहीं मैम, मैं आप बनी। तो सर ये बहुत ही यादगार मेरे लिए पल रहा है। ये उस बच्चे के अभिभावकों के संस्कार भी हैं जी, और आपकी दी हुई शिक्षा भी है जी सर, क्योंकि उन्होंने एक अपने प्राचार्य को और एक शिक्षक के रूप में कहे या भगवान के रूप में कहे, उनके सम्मान के लिए उन्होंने चप्पल नहीं पहनी और भोजन भी नहीं किया था उस बच्ची ने, उपवास किया उसने। जी, उपवास ये बहुत अच्छी बात है कि आपके विद्यालय की शिक्षा दी हुई है, उस बच्चे के पेरेंट्स के
संस्कार भी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत और उस बच्चे को भी आशीर्वाद। जी बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि गायन और नृत्य में भी आपकी रुचि बहुत रही है। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि इस विषय में कि ये रुचि कैसे पैदा हुई और कब से शुरू? जी जी, ये आपने जो प्रश्न किया है ये मुझे मेरे बचपन की तरफ लेकर जाता है। वाह वाह। जब मैंने थोड़ा भी होश संभालना शुरू किया तो आप ये समझिए मैंने प्रकृति से लेकर के हर छोटी से छोटी चीज से लेकर के हर जो टीवी पे कुछ आता था या मैं आसपास किसी को नृत्य करते देखती थी तो मैं उन सबसे कुछ ना कुछ सीखती थी। और जब मैं वो सीखती थी तो मेरे अंदर धीरे धीरे मेरा मन करने लगा, मेरा नृत्य की जो प्रस्तुति है वो बढ़ती गई। मैंने कहीं किसी से कोई शिक्षा नहीं ली है नृत्य की, लेकिन वो ईश्वर का आशीर्वाद है। और मेरा कहते हैं, जैसे मैं आपको कहती आ रही हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने हर उस छोटी चीज से इस चीज को सीखा। और गायन भी मैं पहले मैं जब स्कूल में थी तो मेरी टीचर्स कहती थी बड़ी गंदी आवाज है जी। मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया, मैंने प्रैक्टिस की। और मुझे आज भी याद है, हमारा राजस्थानी गाना है सोने की गड़ा दो मने पायलड़ी। तो जब पता लगा कि 15 अगस्त पे हमें उसकी तैयारियां करनी है तो मैंने उस गाने पे इतना काम किया कि मैंने मैम को जब वो गा के सुनाया, मैम हमेशा खुद गाती थी, उन्होंने बोला बेटा अब मैं गाऊंगी। और ये मैं यहाँ इस मंच से बबीता मैम को ये चीज मैं डेडिकेट कर रही हूँ। मैम आपको शायद वो पल भी याद होगा जब मैंने ये गाया और आपने साज दिया, मैंने गाया भी और साथ में मैंने जब उसको रिकॉर्ड किया उसके बाद उस पर नृत्य भी किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्यारी सी बात है, क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज से सीखती हूँ। मैं किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझती, हर चीज अपने में विश्वास लेके रखती है और उनका विश्वास मेरे विश्वास में जब आके मिलता है तो मैं कुछ नया करके दिखाती हूँ, और वो मेरा नृत्य और गायन है। वाह वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं आपको जी। और जो बेटियां कहें, लड़कियां कहें या महिलाएं कहें जी, जो गायन नहीं कर पाती हैं या गायन सीखना चाहती हैं या नृत्य सीखना चाहती हैं, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे कि इस क्षेत्र में आना कितना आसान है और कैसे होना वो आ सकते हैं या होना चाहिए? इस प्रश्न का भी जवाब मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा जवाब है जी। क्योंकि मैं शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, लेकिन वो मैंने अपनी परिवार की वजह से छोड़ दी थी। फिर उसके बाद में जब मैं शादी होकर के यहाँ पे आई तो मैंने कोरियोग्राफी से शुरुआत करी। तो मेरे पास में आप ये मान लीजिए 45 से 75 साल तक की औरतें आती थी नृत्य सीखने के क्या लिए। बात है, क्या और ऐसी औरतें आती थी जिनको पैर तक चलाना नहीं आता होगा। आज इस मंच से बोल रही हूँ, उन सभी को ये पता भी, उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि ईशा ने ये वाली बात यहाँ आकर के बोली है, क्योंकि उन महिलाओं को पैर भी चलाना नहीं आता था। उनको ये विश्वास दिलाना मेरा काम था कि आप ना सिर्फ थिरक सकती हैं, आप दुनिया को थिरका सकती हैं। क्या बात है, क्या बात। तो वो उन्होंने किया, उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ में सीखा। और मैं जब सबसे स्मार्टफोन में गई थी तो वहां पर जब रवि दुबे ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि हमने सुना है आप कोरियोग्राफी कराते हो, तो मैंने उनको ये बताया कि मैं उन उम्र की औरतों को नृत्य कराने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ जिनको बिल्कुल करना नहीं आता। क्या बात है। और जब मैं उनको सिखाती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है, और जब वो करती है मंच पर तो बस मेरे लिए उससे सफल चीज कुछ भी नहीं होती। वाह वाह वाह। ईशा जी, हम यहाँ भी ये भी जानना चाहेंगे कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब वो नृत्य करते हैं तो वो एक कला है जी, वो प्रदर्शन है जी, ये मन की एक जिज्ञासा है कि हम नृत्य कर रहे हैं जी। उसके अलावा भी हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है नृत्य करने से जी। इस विषय में क्या कहें? सर, नृत्य ना सिर्फ आप बोलेंगे स्वास्थ्य के लिए है, ये एक थेरेपी है जी। जो नृत्य है और जो गायन है वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। वाह। जब आप थिरकते हैं तो आपका जो मन होता है वो आपके शरीर के उस हर अंग से जुड़ जाता है। क्या बात है। और जब वो उस हर अंग से जुड़ जाता है तो आप कहते हैं मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं, वो आप ये समझ लिए डायरेक्टली आप मेडिटेट कर रहे हो और उस ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि ये शरीर हमें उस ईश्वर ने दिया है जी। जब हम उस शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस परम शक्ति से भी मिलते हैं। वाह। तो जब आंखें बंद करके जब मैं नृत्य करती हूँ या मैं किसी को भी नृत्य कराती हूँ, उनके लिए मेरा बस जो मैं देखती हूँ यही देखती हूँ कि उनके अंदर एक
अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। और वो ऊर्जा इसीलिए ही आती है क्योंकि वो इस चीज पर विश्वास करते हैं कि हम हील अप हो रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि नृत्य करना, गायन करना एक हील वाली एक बोलेंगे थेरेपी है, जिसको मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। जब आप मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर महिला पुरुष को करना बिल्कुल। चाहिए। ये ना सोचें कि हम अच्छे से स्टेप नहीं कर पा रहे हैं, हम बीट नहीं पकड़ पा रहे। आप जब आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ईशा जी, आपने बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और बहुत अभिलाषा है और विश्व स्तर तक आपकी अपनी पहचान बनाने की भी एक जिज्ञासा है, सपना है जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से आपको आपके प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री कौन है, और यहाँ ये भी चाहेंगे कि आप उनका कोई डायलॉग भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। यहाँ आपको शायद एक अलग तरह का मुझसे उत्तर मिलेगा जी। मैं खुद को ही सबसे बड़ी हीरोइन मानती हूँ। वाह वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ जी। मैं खुद को सबसे बड़ी हीरोइन मानती हूँ, मैं खुद को ही सबसे बड़ा हीरो मानती हूँ। और मैं अपने ऊपर ही विश्वास करती हूँ, मैं खुद को ही पसंद करती हूँ। देखना मुझे सबको पसंद है जी। मैं सबको देखती हूँ, कोई मेरी ऐसी कोई फिक्स कोई अभिनेत्री नहीं है। कभी मुझे काजोल अच्छी लगती है, कभी मुझे माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, कभी मुझे करीना कपूर अच्छी लगती है। इन तीनों में इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, वो उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज मुझे सब अच्छी लगती है। लेकिन जब उन सबकी क्वालिटीज को लेकर के मैं खुद को तैयार कर लेती हूँ तो इसलिए मैं स्वयं को ही हीरोइन मानती हूँ। हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसा जो डायलॉग है जी वो हमारे दर्शकों को सुनाए जो आपको ज्यादा प्रेरित करता है। जी 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 जी। तो मैं खुद की फेवरेट हूँ, करीना कपूर का डायलॉग है। और जब ये डायलॉग आया था, विश्वास नहीं करेंगे, उससे पहले से ही मैं अपने आप को ये बोलती थी। तो मैंने सबको ये बोला था कि मेरा डायलॉग करीना कपूर ने चुरा लिया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं ईशा जी, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप बीएन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्राचार्य हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आपकी यहाँ पर प्रमुख प्राथमिकताएं क्या क्या है। जी, ये देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। जी जी जी। शादी से पहले या बचपन में ही मैं अपने माता पिता को देखती आ रही हूँ। फिर मैं स्वयं शादी से पहले एक शिक्षिका रही हूँ और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर भी शादी के बाद भी प्रिंसिपल हूँ। तो मेरे लिए जो प्राथमिकता है वो है बच्चों की शिक्षा। वाह। अब उसके लिए यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जाकर के दुनिया को कोई बच्चा बताए कि हमारी मैम ने मदद करी है। मैं अपने बेसिस पे मदद करती हूँ, चुपचाप मदद करना मुझे बहुत पसंद है। आप कह सकते हैं मुझे गुप्त दान करना बड़ा आनंद आता है। मैं नहीं बताना चाहती मैंने कहाँ पे किसको क्या दिया, छोटा दिया बड़ा दिया, ये मेरी अपनी खुद की, मेरी गुप्त तो गुप्त है, गुप्त तो गुप्त है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं अपनी छोटे छोटे एफर्ट्स करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से ना रुके। तो मेरी जो प्रथम प्राथमिकता होती है वो बच्चे की पढ़ाई होती है, उसको सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन। और जब मैं प्रेयर का टाइम होता है ना सर, मैं हर हाल में स्कूल पहुंचती हूँ समय से, बच्चों से पहले मैं पहुंच जाती हूँ। मेरा सबसे मेन जो काम होता है बच्चों को रोज एक ऐसी अच्छी बात बताना जो कि उनके जीवन में काम आएगी। क्योंकि मुझे भी वो एक एक्सपीरियंस है, जब मेरी टीचर मुझे कुछ कहती थी तो बड़े अच्छे लहजे में होता, वो बड़े क्विर्की अंदाज में था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत काम आया है। जैसे कि हमारी एक दर्शना चावला मैम, उन्होंने कभी ये बोला था, बेटा क्या हो गया, आप अभी पढ़ लो, एक महीने डट के पढ़ लो, 2 महीने तो तुम्हें वैसे ही छुट्टी मिलेंगी, कोई तुमसे कुछ कह भी जाए तो बोलना जब तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह की कुछ प्रेरणादायक बातें मैं बच्चों से करती हूँ। बहुत अच्छी, मैं बच्चों से रूबरू होती हूँ और बच्चों के इस शिक्षा के लिए मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बच्चों की बात की, बचपन की बात की, तो ऐसा ज्यादातर समाज में कहा जाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो 40 साल का है, 50 साल का या 60 साल का है, उसके भीतर एक बच्चा होता है और वो बच्चा बच्चे की तरह हरकत करता है। चाहे वो खाने की बात हो या पीने की या ड्रेसिंग की या टीवी की हो या मस्ती करने की हो या छेड़छाड़ करने की हो, आपके भीतर जो बच्चा है वो क्या करता है, क्या चाहता है? सर, मैं अपने आप को बच्चा ही मानती हूँ और मुझे मेरे के लिए क्या प्रेरित करता है? जी, एक्टिंग के लिए क्या प्रेरित करता है?
डांस के लिए क्या प्रेरित करता है, वो भी थोड़ा सा आप हमारे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। मुझे मेरे बचपने से बहुत प्यार है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि ईशा में बड़ा बचपना है। मैं कहती हूँ प्लीज मुझे मत टोको, मुझे मेरा बचपना बहुत प्यारा है। और उससे भी प्यारी बात है, मेरे इस बचपने को मेरे पति ने संभाल रखा है। क्या बात है। क्योंकि मैं कहते ना, अगर आपका बचपन जिंदा है तो आप जिंदा हो। तो ये बचपना ही आपको असल में जिंदा रखता है, आपको नई नई चीजें करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। क्योंकि जो बचपना हो, बचपन में जब हम होते हैं ना, हमें अगर कोई चीज पानी है तो वो जिद हो जाती है हमारी, नहीं मुझे ये चॉकलेट खानी है। पापा मम्मी बोलते हैं बेटा अभी नहीं दिला सकते, तो हमारा फोकस वहीं रहता है, आज नहीं तो कल पापा मुझे चॉकलेट दिलाएंगे। तो जब वो जिद रहती है ना, तो वो जिद ही आपको आगे बढ़ाती है, और वही बचपना है। और मुझे लगता है हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला जी। वो क्या जिद करता है? वो रसमलाई खाने का जिद करता है, गोलगप्पे खाने का मन देखिए बिल्कुल बचपने वाली बात। वो थोड़ा सा मन के निकालिए। चॉकलेट खाने का मन करता है और मैं बच्चों की तरह बिल्कुल कहती हूँ मुझे अब भी खानी है, अब भी खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है ना, गोलगप्पे खाने तो खाने हैं। मेरे बच्चे खूब बड़े हैं, लेकिन मैं कई बार मेरा अगर मन करा गोलगप्पे खाने का, मैंने पर्स उठाया और गोलगप्पे खाने निकल गई। मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताती। और रही बात बचपने की, एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे तो खाते हैं चोरी छुपे कि माँ बाप को पता ना लग जाए। मैं अपने बचपन, क्योंकि बचपना है मेरे अंदर और मैंने अपने बचपने को जिंदा रखा है, तो मैं बच्चों से छुप कर खाती हूँ। मैं चोरी छुपे अपनी चीजें लाती हूँ, अलग रखती हूँ और खाती हूँ। तो मैं अपने बचपन को जिंदा रखती हूँ और मुझे लगता है जो उम्र है ना, वो यहाँ सोच के ऊपर है। आपको अपना बचपन कभी नहीं मारना चाहिए, बचपना होना बहुत जरूरी है। आप अगर बचपना करते हो तो आप जिंदा हो। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है ईशा जी कि आपका जो बचपन है, जो आपका बच्चा है, वो कहता है कि वो चीज खानी है तो आप घर में लाते हैं और आराम से सैपेट रखते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। आप ये भी बताएंगे जो आपके बच्चों का बचपन है, उन्हें पता लगे कि हमारी माँ का जो बच्चा है, बचपन है, वो ऐसे करता है, तो वो क्या कहेंगे? वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ बच्चों, जब हम माँ बाप पकड़ लेते हैं बच्चों को, बच्चे भी हमें पकड़ लेते हैं। अब जब बच्चे हमें पकड़ लेते हैं तो बच्चों को बड़ी सिंपल, क्या हो गया, तुम नहीं करते क्या ऐसे? मैंने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है? जैसे तुम हो ना वैसी मैं हूँ, मैं भी खाऊंगी और मुझे टोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, वहां मैं बड़ी हो जाती हूँ। हम ये भी जानना चाहेंगे, जो बचपन के जो विद्यार्थी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी कहेंगे हम, छोटे या बड़े हों, उनमें आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात, एक आत्मविश्वास अपने आप में इतना अच्छा एक ये शब्द है, यदि आपके अंदर वो है ना, तो आप इस जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो आपको चाहिए। और सपना देखें, बड़ा सपना देखें, छोटा नहीं देखें। जब आप वो बड़ा सपना देखते हो तो आपका आत्मविश्वास भी बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखें और सपने जरूर देखें। ये ना सोचें कि आज मेरे पास में ये करने के लिए पैसा नहीं है तो मैं वो बड़ा काम नहीं कर सकता। आप ये सोचें कि चाहे आज मेरे पास में थोड़ा ही सही, जितनी भी मुझे सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं से भी आगे बढ़कर अपने आत्मविश्वास को जगाकर मैं वो मुकाम पाकर के ही रहूंगा जो मुझे चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास से हो सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए और हम अपने गंतव्य तक जरूर बिल्कुल पहुंचेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं ईशा जी। जैसा कि एक महिला को एक लीडर महिला बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए, समाज सेवी बनने के लिए समाज में ही किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। और देखिए, मैं किसी पे भी टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगी और ना मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहूंगी। मैंने ये पहले क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है मेरे विचार उन सबसे अलग। जी। देखिए, समस्याएं हर एक किसी के जीवन में आती हैं। बिल्कुल। मेरे जीवन में भी आई हैं। जी। ऐसा नहीं है। देखिए, ससुराल मेरा भी है, मायका मेरा भी है, समाज में भी मैं रहती हूँ, तो समस्याएं आई हैं और बहुत बड़ी बड़ी आई हैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये बताना उचित नहीं समझा। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि समस्याएं बताने से ना आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। जी। दूसरी बात, जब आप हंसी के पात्र बनते हो तो आप कमजोर होने लगते हो, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। जी। फिर आप अपने आप में एक ये विश्वास क्रिएट करने लगते हो कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, मेरे साथ ये परेशानियां हुई हैं और मैं बहुत परेशान हूं। इसकी जगह मैंने थोड़ा लेवल ऊपर रखा और मैंने सोचा मेरी परेशानी है, मैं ही इसको झेलूंगी,
मैं ही इसको ठीक करूंगी। और अपने विश्वास को जब मैंने इस तरह से बांधा तो डोर से डोर बनती हुई जो मैंने एक बड़ी डोर जो बनाई अपने जीवन की, अपने आत्मविश्वास की, वो एक माला के रूप में मेरे ऊपर एकदम खूब सुशोभित होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आत्मविश्वास को पहनना, अपने इस आत्मविश्वास पर और अपने धैर्य पर। तो धैर्य और आत्मविश्वास जब ये एक होते हैं तो इस तरह की समस्याएं बहुत आराम से निपट जाती हैं। तो मैं यही आप सभी को संदेश देना चाहूंगी, समस्याएं सभी के जीवन में है। हो सकता है मुझे बहुत लोग समझते हैं ऐसा, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, मैं बहुत हाई फाई हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं मैं बहुत ही सादा विचारों वाली एक साधारण सी वो ही महिला हूँ, वो ही स्त्री हूँ, वो ही लड़की हूँ जैसे कि आप सभी हैं। जैसे आप सभी ने भी समस्याएं झेली हैं, मैंने भी झेली हैं। बस मेरा एक छोटा सा यहाँ पर ये रहा है, मैंने अपने आत्मविश्वास और धैर्य को कभी इधर उधर होने नहीं दिया, किसी को कुछ बताया नहीं, अपने आप में उसको हल किया और आनंद से किया। वाह वाह वाह, और समाधान हो गया। समाधान, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। ईशा जी, हमारा अगला प्रश्न है कि आप भी एक छात्रा रही हैं और आपने छात्र छात्राओं को पढ़ाया है और आपके परिवार में भी, मायके में भी ये परिवेश रहा है जी। हर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है जी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और काबिल बनाना चाहता है। लेकिन जो गरीब के बच्चे होते हैं वो काबिल होने की सीढ़ी तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। क्या कारण है, क्या समस्या है और इसका क्या समाधान है? जी, ये इतना अच्छा प्रश्न है क्योंकि जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ जी, वो एक छोटा सा गांव है। तो ये समस्याएं मेरे सामने बहुत आती हैं जी। बहुत ऐसे गरीब माँ बाप हैं जो हमारे पास आते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास होते हैं लेकिन वो गरीब बनते हैं। तो सबसे बड़ी एक जो हमारे सामने एक चुनौती होती है ना, उनमें से जिन्हें सच में आवश्यकता है ऐसे लोगों को चुनना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है जी। लेकिन इसके लिए जब हमें कोई इस तरह से बताता है कि मैडम जी हम तो मजदूर हैं, हम दिहाड़ी पे काम करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैं गुप्त तरीके से उनकी हर तरह से मदद करती हूँ। वाह। मैं उनसे पर्सनली बात करती हूँ, उनकी परेशानियों को समझती हूँ। वो अगर कहते हैं कि हमें काम दिला दो, तो जो मेरा सर्कल है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने आज तक मेरे सर्कल में किसी से इस तरह की कोई मदद नहीं मांगी है कि मुझे काम, ये वाला काम, आप कोई बहुत बड़े पद पे हो, मुझे वहां काम दिला दो, यहाँ काम दो। इसकी जगह पे मैं अपने उस ग्रुप में इस तरह के मैसेजेस डालना पसंद करती हूँ कि यदि आपके घर में किसी तरह की मेड की आवश्यकता है, किसी को काम देने की आवश्यकता है, किसी ड्राइवर की आवश्यकता है, तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करें। क्योंकि मुझे पहले से ही वो लोग बता चुके होते हैं। मुझे बजाय उनको कहते हैं ना कि अगर आप जबरदस्त आप पैसे दे करके किसी की मदद करते हैं ना, तो एक तरह से आप उनको विकलांग कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल। इसकी जगह पे मैं ये करने की कोशिश करती हूँ कैसे करके उनके परिवारजनों को, जिनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिली हुई है, अच्छे परिवार, संपन्न परिवार में उन्हें नौकरी मिले और उनको उतना पैसा मिले जिससे कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर काम कर सकें। यहाँ पर इसकी अगर बच्चों को किसी तरह की समस्या होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं चाहते हैं जी, है ना, माँ बाप की, भाई हम यही काम करेंगे, हम यही करेंगे, हम अपनी खेती बाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते जी। तो उसके लिए हम अपने विद्यालय की तरफ से जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात है कि जो आप बोल रहे हैं कि ये समस्या क्यों है, ये समस्या सच बताऊं तो भ्रष्टाचार, देखो आप भी मानेंगे, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, हर जगह है। तो सबसे बड़ी जो है ना वो भ्रष्टाचार है जी। जब लोग अपने आप में थोड़ा सा दूसरों के लिए सोचना शुरू करेंगे ना, शुरुआत वहीं से हो जाएगी। और इसी वजह से जो शुरुआत है मैं स्वयं से करना पसंद करती हूँ। मैं किसी को बता सकती हूँ, मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकती कि आप करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी। जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे छात्र होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत साधुवाद आपको कि आप इतना प्रयास कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं ईशा जी। अगला प्रश्न है हमारा कि आजकल जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, वो मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं जी। और उससे उनके अभिभावकों का, समाज का कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी सच बताऊं तो है बहुत अच्छी चीज, लेकिन टेक्नोलॉजी का गलत जो उपयोग किया जाता है ना, वो आपके जीवन को
बहुत दुविधा में डाल सकता है। और सबसे बड़ी दुविधा बचपन से ही शुरू हो जाती है जी। जब बच्चों को माँ बाप ये सोच करके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये अपने मोबाइल में लगा रहेगा और मैं अपने 4 काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं वहां भी जा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि आप बच्चों को शुरुआत से ही थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें ना, तो वो कोई बुराई नहीं है। उससे मुझे लगता है बच्चा स्ट्रांग बनता है। बिल्कुल। स्ट्रिक्ट रहने से आजकल ये जो समस्याएं आ रही है ना, डिप्रेशन की समस्या और इसकी समस्या, उसकी समस्या, मानसिक जो समस्याएं आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही है कि माँ बाप बच्चों को बड़ा आरामदायक जीवन देना पसंद करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा अलग हूं। मुझे बच्चों को आरामदायक जीवन देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पसंद है कि मैं, कोई बात नहीं, मुझे अगर मेरे बच्चों को डांटना पड़े, रोकना पड़े, टोकना पड़े, तो मैं बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ मैं अपने घर पे ही नहीं, मैं विद्यालय में भी ऐसा करती हूँ। क्या बात। तो मुझे अगर डांटना है किसी बच्चे को, मेरे 2 रूप हैं। मैं बड़ी सौम्य तरीके से भी बात करती हूँ, लेकिन मैं जब रौद्र रूप में आती हूँ तो फिर मैं अलग रूप में होती हूँ। तो मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप बच्चे को डांट रहे हो, उसको उसकी गलती का एहसास करा रहे हो, तो आप उसे मजबूत कर रहे हो। तो ये जो, अगर आप शुरू से ही बच्चे को छोटी छोटी चुनौतियों से लड़ना अगर आप सिखा देंगे, तो बच्चे जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी चुनौतियों को इतना बड़ा मान करके और अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। आप जैसे कि कितनी कितनी हम चीजें देखते हैं कभी, है ना, ये सारी चीजें मुझे लगता है वहीं पे खत्म हो जाएंगी। और वैसे भी हमारे संस्कृत का ना श्लोक है, मैं पूरा वो श्लोक तो नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन आपको इसका भावार्थ अवश्य बताऊंगी जी। तो उसमें लिखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे को इतना प्यार करें कि वो 1 सेकंड के लिए आप उससे अपने से दूर ना करें। 5 से लेकर के 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन पर नजर रखें, उनको भी प्यार से ही ट्रीट करें, लेकिन नजर रखें। लेकिन 10 से लेकर के जो 15 साल तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को आपको प्रताड़ित का शब्द आप उसको दूसरे शब्दों में ना लेकर के उसको, मतलब आप डांट सकते हैं, आप समझा सकते हैं, आप उस पर क्रोध कर सकते हैं। और क्रोध करने के बाद लेकिन समझाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मटका नहीं होता है, नीचे थाप लगा देते हैं और ऊपर से ऐसे करते हैं, तो ये हमारी जो पुरानी आकृति देते हैं, जी, कुम्हार आकृति देता है, ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों में वो आकृति करना चाहिए। तो वो 10 से लेकर के 15 वर्ष तक की उम्र में, और 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र तक माँ बाप को अपने बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए, मित्र बन जाना चाहिए। तो मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ और मैं इसको बिल्कुल अपने जीवन में लेकर चलती हूँ और बिल्कुल इम्प्लीमेंट करती हूँ इस चीज को अपने जीवन में। ईशा जी, आज के पॉडकास्ट में आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी बेशकीमती जानकारियां दी, उसके लिए बहुत साधुवाद। और अपने जीवन के बेशकीमती समय से आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए भी साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।